हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है डिमांड, और डिमांड के प्रीवियस लेक्चर्स तक हम डिमांड के दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। फाइन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारे डिमांड का थर्ड और लास्ट पार्ट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कस करेंगे कि ये इलास्टिसिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, प्लस कितने टाइप्स की इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एक्चुअली होती है। ये जो डिमांड चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पूरा जो चैप्टर है डिमांड, ये थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड है और तीनों पार्ट्स को हमको इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकंड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड, और थर्ड इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में पूरा कंप्लीट कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स तक, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने सीक्वेंस वाइज एक एक चीज को हमने पढ़ा। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड, कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड को क्रिएट करने वाले कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, कितने टाइप की डिमांड होती है, डिमांड कर्व क्या, डिमांड स्केड्यूल क्या, बिसाइड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, मींस वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। ठीक है, ये सब हमने बेसिक इसमें पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा कि कैसे किस तरह से एक फैक्टर के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड चेंज होती है। जैसे प्राइस एक फैक्टर है और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे कौन कौन से कंसेप्ट रिस्पांसिबल हैं जो इस एलिमेंट को, इस फैक्टर को लेकर आते हैं। उसके अलावा जैसे इनकम के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी, रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी, तो क्यों होती है और क्या उसके पीछे लॉजिक्स है वो देखें। प्लस हमने दो कंसेप्ट देखे थे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये सब हम यहां तक पढ़ चुके। ठीक है, अब देखिए ये बात तो हमको समझ आती है कि किसी एक फैक्टर के चेंज होने से हमारी डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। ठीक है, होती है ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में, कितनी होती है एक्चुअली अब हम ये पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये नंबर में रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आपकी प्राइस कुछ एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन से चेंज होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने प्रोपोर्शन से चेंज होगी, आपकी इनकम अगर एक स्पेसिफिक परसेंटेज से चेंज होती है तो आपकी डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी, रिलेटेड गुड्स की प्राइस अगर स्पेसिफिक परसेंटेज से चेंज होती है तो डिमांड के अंदर एक्चुअली कितना परसेंट चेंज आएगा। फाइन, तो हमारा ये जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पूरे इस हेडिंग के अंदर हमारे पास दो वर्ड आते हैं मेनली। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड डिमांड। फिर डिमांड तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर के डिमांड बनाते हैं। कौन सा, एक तो डिजायर ऑफ द कमोडिटी, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। अब उसके ऊपर हम लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। तो भाई इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, किसी भी गुड में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, उसको स्ट्रेच करती है और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न करती है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में किसी में भी मिले तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इलास्टिसिटी। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी हो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो अल्टीमेटली हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे हम बात करें कि भाई अब ये मार्कर है, तो इस मार्कर के अंदर क्या स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, आप इसको कितनी ताकत से खींचे, कितनी ही जोर से दबाएं, इसका जो शेप है वो शेप अपनी जगह पर ही रहेगा, 1 mm भी इधर से उधर नहीं होगा, इसमें स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी जब तक नहीं होगी तब तक इलास्टिसिटी नहीं होगी। मींस ये जो मार्कर है ये इनइलास्टिक है, ये व्हाइट बोर्ड है ये इनइलास्टिक है। फाइन, अच्छा रबर बैंड हम सबने देखा है, तो रबर बैंड में होती है इलास्टिसिटी। क्या होगा, रबर बैंड के बीच में आप ऐसे फिंगर्स डालकर उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, रबर बैंड में भी अलग अलग क्वालिटी के रबर बैंड्स आते हैं, किसी में आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है और वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, किसी रबर बैंड के अंदर बहुत थोड़े से कम इलास्टिसिटी होती है तो उसको ज्यादा फोर्स लगा करके करते हैं तो कम स्ट्रेच होता है। ठीक है, कोई मोटा रबर बैंड होता है, कोई पतला होता है। अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि इलास्टिसिटी जो होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब आप कोई फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं तो उस फोर्स से उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेच होना स्टार्ट होती है और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। फाइन, तो ये जनरल किसी भी, अगर आप जैसे आपके इरेजर देखा होगा तो इरेजर के अंदर भी हल्की फुल्की इलास्टिसिटी होती है। जैसे आप इरेजर को ऐसे प्रेस करेंगे तो दबना स्टार्ट होगा, खींचेंगे तो हल्का सा उसके अंदर बहुत माइनर सा उसके अंदर चेंज आएगा।
लेसर इलास्टिसिटी होती है बट अल्टीमेटली इलास्टिसिटी होती है। और जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, जैसे हमारा मोबाइल हुआ तो उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, व्हाइट बोर्ड है इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, आपकी टू व्हीलर है उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है। हाँ, लेकिन टायर है और ट्यूब है उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है क्योंकि वो स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी को रखता है। फाइन। तो एनीवे, इलास्टिसिटी का मीनिंग होता है कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी एक्चुअली हो। लेकिन यहां पर हमको समझाया जा रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई डिमांड के अंदर भी क्या इलास्टिसिटी होती है। तो एक्चुअली डिमांड में भी इलास्टिसिटी होती है, ऑफ कोर्स होती है। डिमांड भी अल्टीमेटली स्ट्रेच होगी, और कैसे होगी ये हम ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। क्या कि देखिए, अगर जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। बस ये जो चेंज होना है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी। ठीक है, कि मान लीजिए मेरे स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस 100 रुपए थी और मैं 10 यूनिट कंज्यूम करता था। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब अगर इसकी प्राइस मेरी बढ़ करके 120 रुपीज हो गई तो मैंने इसकी 5 यूनिट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये कंसेप्ट शो करता, ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जो ये बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स प्रोपोर्शनेट, इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। फाइन। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड हमको बताता है। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि ये क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। ये तो बताता है कि चेंज होगा, ये बताएगा लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन कितना चेंज होगा ये नहीं बताएगा। अब हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ये देखना है कि ये जो चेंज है ये कितना हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये भी ठीक है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर दुनिया में ढेर सारे प्रोडक्ट्स और ढेर सारी कमोडिटीज मार्केट में अवेलेबल है और सबका यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो वो लीटर्स में मेजर होता है, क्लोथ की बात करें तो वो मीटर्स में मेजर होता है, कोई यूनिट्स में मेजर हो रहा है, कोई डजन्स में मेजर हो रहा है, कोई किलोग्राम्स में मेजर हो रहा है, कोई टन्स में, क्विंटल्स में। तो आप कैसे बताओगे, किस तरह से? तो देखिए, यहां पर वही एक स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड चलता है, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या प्रोपोर्शन। हम किस किस की यूनिट को अलग अलग लेंगे? भाई हम क्या देख रहे हैं, प्राइस के चेंज होने से, कितनी प्राइस चेंज होने से कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। तो हम अलग अलग यूनिट को एक ही स्टैंडर्ड पे लेकर आते हैं और एक स्टैंडर्ड पे लाने का सबसे अच्छा जो बेसिस है दैट इज व्हाट, परसेंटेज। परसेंटेज मींस ऑन एवरी 100। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें ये देखना है कि प्राइस के कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना परसेंट चेंज हुआ है। प्राइस कितने प्रोपोर्शन से चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअली कितने प्रोपोर्शन से चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है। एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ये क्या शो कर दी, इट शोज द प्रोपोर्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट, आई होप आपको क्लियर है कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और क्या एक्चुअली ये मेजरमेंट करती है। चलिए अब आगे बढ़े। इसके अंदर हमारी जो होती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक कंसेप्ट होता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे, बट अभी फिलहाल राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। देखिए हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को समझना है तो आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पता होना चाहिए, वो सारे डिटरमिनेंट्स जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, ये डिमांड फंक्शंस जिनको हम बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूं एक बार नटशेल में। एक होता है इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसी की प्राइस जो होती है वो एक ऐसा फैक्टर है जो क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज कर देता है। ठीक है, सेकंड होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें दो होते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होंगे, जो विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, मींस टी नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो टी, कोक, पेप्सी, ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं विच आर यूज टुगेदर विद ईच अदर, जैसे पेट्रोल एंड कार, ठीक है ना, इंक एंड पेन, रिफिल एंड पेन, ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, शुगर एंड टी। ओके, थर्ड इज द व्हाट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम चेंज होती है तो भी डिमांड चेंज होती है। फाइन, उसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये हमने पढ़े। फाइन, तो अगर आपको ये एलिमेंट अच्छे से याद है, ये डिटरमिनेंट्स पता है, तो आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है, ये पता करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। देखिए 3 टाइप्स की इलास्टिसिटीज होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए जी, सेकंड होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ठीक है, इनकम इफेक्ट से बनती है। और थर्ड होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स की इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड हो गई। फर्स्ट इज व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इज व्हाट, इनकम इलास्टिसिटी, एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई नाम से समझ आ रहा है, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करेगी, इट शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मींस अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आएगा, कितने प्रोपोर्शन से वो चेंज होगी। जो इलास्टिसिटी आपको मेजर करती है, क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करती है बिटवीन व्हिच शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फाइन। तो ये हमारी फर्स्ट होती है और हमारे जो 11th क्लास का सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही अल्टीमेटली है। फाइन, तो हमारी पहली हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो बताएगी कि प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना प्रोपोर्शन, कितना परसेंट चेंज एक्चुअली आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए पर आप 10 यूनिट परचेस करते थे और नेचुरली 150 रुपया हो गया, मींस इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, तो नेचुरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। मान लें इसकी क्वांटिटी डिमांडेड 12 हो गई। ठीक है, तो अब कितना परसेंट एक्चुअली चेंज आया। ठीक है, ये बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मैं अभी इसका फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवे, सेकंड इज व्हाट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये भी नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, मींस ये क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जब आपकी डिमांड में आप चेंज देखते हैं ड्यू टू चेंज इन इनकम, अगर किसी बंदे की इनकम चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज आता है, वो तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया, लेकिन कितना प्रोपोर्शन चेंज आएगा मैग्नीट्यूड के सेंस में, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर रिलेशनशिप बनेगी बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। यहां पर रिलेशनशिप थी बिटवीन प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फाइन, तो यहां पर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होने से कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई। यहां पर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होगा इनकम और डिमांड के बीच में। फाइन, तो ये हमारी सेकंड हो गई इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस चेंज होने से कितना प्रोपोर्शन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम चेंज होने से कितना प्रोपोर्शन इनका क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी। और सेकंड होती है क्रॉस। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट, क्रॉस। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स बताई थी, टी एंड कॉफी। ठीक है, और आप कंज्यूम करते हैं टी और कॉफी भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आप टी की बात कर रहे हैं, तो क्या कॉफी की प्राइस चेंज होने से टी की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग टी की क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाएगी तो टी की डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ये हो जाएगी, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड से पढ़ा है। मींस यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी प्राइस कम हुई तो इसकी डिमांड भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। लोग इधर से टी से कॉफी में डाइवर्ट होने लग जाएंगे। चलिए, ये भी बढ़िया बात है, लेकिन कितना चेंज होगा भाई? कॉफी की प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, प्राइस ऑफ कॉफी में कितना परसेंट चेंज हुआ, ताकि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी में कितना परसेंट चेंज होगा। मान लो ये 5% से हुई और ये 10% से हो गई। ठीक है, तो मेरा कहने का मीनिंग ये कि आपने इसका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस कर लिया। Here in elasticity of demand, we are actually representing the values in magnitude, means in quantitative values. हमें यहां पर प्रोपोर्शन में या टाइम्स में या वैल्यू के अंदर एक्चुअली इसको शो करना है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन है। जैसे हो सकता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में 2 का रिलेशनशिप हो सकता है 5 का रिलेशनशिप हो सकता है 1 का, हो सकता है 0 का, हो सकता है 0.5 का हो।
ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कि आपकी प्राइस अगर 1 से चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 टाइम्स से चेंज होगी। प्राइस अगर 1 रुपी से या 1% से चेंज होगी तो मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में 5 टाइम्स का डिफरेंस है। ये 20% से चेंज होगी तो ये 100% से चेंज हो जाएगी। ठीक है, 1 का मींस ये 10 से तो ये भी 10 से, 0 मींस ये 10 से तो ये बिल्कुल नहीं, और 0.5 मींस अगर ये 10 से तो ये 5% से। सेम टू सेम फंडा किसके अंदर चलेगा? अपना इनकम इलास्टिसिटी के अंदर। इनकम इलास्टिसिटी में आपकी इनकम में कितना परसेंट चेंज होता है तो आपकी क्वांटिटी, आपकी डिमांड के अंदर कितना परसेंट चेंज होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देता है, रिलेशनशिप शो करता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और अदर फैक्टर्स एंड इन डिमांड। ठीक है, डिमांड और जो प्राइस और दूसरे फैक्टर्स हैं उसके बीच में वो अल्टीमेटली शो करेगा, और वो 3 फैक्टर्स होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, इनकम, एंड थर्ड वन इज व्हाट? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फाइन, तो ये हमारा अल्टीमेटली 3 टाइप की इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अल्टीमेटली कभी इसको मैं आगे के किसी लेक्चर के अंदर बनाया बिसाइड्स 11 के अलावा तो उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या आपको अगर लगता है कि आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अल्टीमेटली बना दूंगा इन बिटवीन। व्हाट? फाइन, अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईडी, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज हुआ। अभी मैंने क्या कहा, यूनिट में हम मेजर नहीं कर सकते तो हमें किसमें करना पड़ेगा? परसेंटेज में करना पड़ेगा। अच्छा सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे बाय डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मींस चेंज इन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू। Q1 माइनस क्यू मींस क्यू क्या होगा? ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, और Q1 इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। फाइन, तो ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? चेंज इन P अपॉन P, सॉरी ये इनटू 100 है क्योंकि परसेंटेज है ना, तो और चेंज इन P इज व्हाट? P1 अपॉन P। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो Q है, Q इज द बेस क्वांटिटी जो पहले चल रही थी। ठीक है, P भी क्या थी? हमारी बेस प्राइस। इस बेस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी? ये रिलेशनशिप है, और ये हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर चेंज इन प्राइस, और ये हमारी होगी न्यू प्राइस। ठीक है, ये जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ये फंडा समझ में आ जाए, फिर पूरा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट इलास्टिसिटीज के साथ में, डिफरेंट डिग्रीज के साथ में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक कमोडिटी है, प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है 100, और मान लीजिए 10, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, और 150, और ये कम होकर कितनी हो गई? 8। ठीक, फाइन, अभी शायद मैंने इससे पहले 12 लिख दिया था, बट वो ये 8 मतलब कम होगी, ये इंक्रीज होगी। तो ठीक, अब देखें, नाउ दिस वन, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज अवर P, दिस इज अवर P1 Q, एंड दिस इज अवर व्हाट? Q1। ठीक है, अब मैं कहूं इसमें चेंज इन P तो कितना हुआ? 150, 100 से 150 मींस 50, और चेंज इन Q दैट इज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट हमारी कम हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें निकालूंगा परसेंटेज चेंज इन P। क्या फॉर्मूला बताया? चेंज इन P अपॉन P इंटू 100। चेंज इन P इज 50, P कितना है? 100 इंटू 100 दैट इज व्हाट? 50%। आपकी प्राइस में 50% का चेंज आया है, परिवर्तन आया है। Anyway, now come to the change in quantity demanded. So that is what? Percentage change in Q is what? Change in Q upon Q into 100. Change in Q is 2, Q is 100. That is what? 20%. Fine. ये हो गया। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला है ED is equals to percentage change in Q upon percentage change in P. तो ये हो जाएगा 20 upon 50 is equals to 0.4. ठीक है, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का अल्टीमेटली फॉर्मूला है। फाइन, और इसके साथ ही अच्छा, आप इसी से चाहें तो एक फॉर्मूला आपका और डेराइव हो सकता है। देखिए, हम इसके अंदर ये वैल्यू, हमारा ईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। परसेंटेज चेंज इन क्यू का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन पी क्या है? चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। 100 से 100 चला गया तो क्या बचा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी। ये क्या बन जाएगा? इसका रेसिप्रोकल इधर लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू
P बाय चेंज इन P। अब चेंज इन चेंज दोनों एक साइड रख देते हैं और अपन उसको रख देते हैं और तो ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P बाय Q। तो इसी फॉर्मूले से ये भी हमारा फॉर्मूला डेराइव होता है। आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैक्सिमम में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। एनीवे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड के डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट एंड द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट डिग्रीज को एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्लियर होगी। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।